उम्मीद है बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज हम स्टार्ट करें हमारा सोशल साइंस का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अपना पेशेंस बनाए रखिए। आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस चैप्टर से क्या सीखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार के बारे में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड मिलेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ है। फिर देखने को मिलेगा जर्मनी और इटली का एकीकरण। फिर आपको पता लगेगा कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। फिर पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में देखेंगे। तो ऐसे हम बढ़ेंगे और हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। इसी के साथ हम देखेंगे, ये चित्र आपने देखा होगा, ये चित्र आपकी बुक में भी होगा। आपने देखा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ें किसको डिनोट करती हैं, कौन सी चीज़ें किसके बारे में बताई गई हैं। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से इसको समझेंगे। तो हम देखते हैं कि यूटोपिया, फ्रेडरिक सोर्यू का यूटोपिया। अब यूटोपिया से तात्पर्य क्या है? यूटोपिया से तात्पर्य है कि कल्पना दर्श, एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना ऐसी की गई है कि उसका साकार होना असंभव सा प्रतीत होता हो, उससे संबंधित है हमारा यूटोपिया शब्द। तो यहाँ से बताया गया कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव ही हो, कि ऐसा समाज की कल्पना की गई है जो जिसका साकार होना या जिसका होना ही लगभग असंभव हो, कि ऐसी चीज की आप कल्पना कर लो कि आपको मिलना ही मुश्किल हो। नेक्स्ट है, ये चीजें दर्शा रही है यहाँ पे कि ज्ञानोदय की मशाल दाएं हाथ में और मानवाधिकार की घोषणा पत्र है बाएं हाथ में। अब आपको यहाँ से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन ये आ जाता है कि फ्रेडरिक सोर्यू का यूटोपिया, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं हाथ में किस चीज को डिनोट किया गया है, उनके दाएं हाथ में कौन सी थी, बाएं हाथ में कौन सी थी। तो यहाँ से उस चीज को आपको याद करना है। स्विट्जरलैंड जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और फ्रांस तिरंगे के साथ पीछे हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ ये दर्शाया गया है, यहाँ ये डिनोट किया गया है। और नीचे जो ये आपको दिख रहे हैं निरंकुश संस्थाएं थी, जिनके जो ध्वस्त हो गए थे, जो अवशेष थे, उनको यहाँ दर्शाया गया है। आप बोलते हो कि हिस्ट्री में चित्र इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हिस्ट्री में इस चित्र के माध्यम से आपको कितनी सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा। और यहाँ ये बता रहा है कि ईसा मसीह, संत और फरिश्ते राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक यहाँ बता रहा है कि ये सभी भाईचारे का प्रतीक दर्शाया गया है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और हम नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्र क्या है। अब आपको पता लगेगा कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा कि राष्ट्र क्या है और इसके बारे में आप समझोगे। परिचय आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, इसका नाम है अर्नेस्ट रेनन, और योगदान किया इसने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र क्या है पर प्रसिद्ध व्याख्यान इसने लिखा था। अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि राष्ट्र क्या है और कैसे बनता है। तो राष्ट्र का अतीत मतलब पास्ट, कि सम्मान, गौरव और लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का ये परिणाम होता है। और वर्तमान में एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प, उससे राष्ट्र बनता है। राष्ट्र से तात्पर्य दैनिक जनमत संग्रह, राष्ट्र का अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह से है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये आपके लिए नोट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि रेनन के अनुसार राष्ट्र क्यों जरूरी है। यह स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यदि दुनिया में केवल एक कानून और एक मालिक होता तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाती। इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। राष्ट्रवाद का पहला कदम 1789 के अंतर्गत। तो यहां से हम इसको देखते हैं कि कारण था फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसका रीजन था। जब आप एग्जाम में जाते हो तो क्वेश्चन लिखना है कि उसका रीजन क्या है। तो निरंकुश राजतंत्र था, उसका रीजन था एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। घटना थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और इसका परिणाम ये होता है कि संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के हाथों में आ गई थी। अब संप्रभुता से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता से तात्पर्य है कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश के पास खुद के निर्णय लेने का, खुद की पावर्स होती हैं कि खुद अपना निर्णय ले, बड़े बड़े डिसीजंस खुद करें, किसी दूसरे देश का उस पर दबाव नहीं हो। तो इसको बोलते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता से तात्पर्य है कि ये जो संप्रभुता थी ये राजतंत्र से निकलकर किन लोगों के हाथों में आ गई, जो आम आदमी थे, नागरिक थे, उनके हाथों में आ गई डिसीजन मेकिंग
पावर। तो इससे ये तात्पर्य है। और ये है कि सामूहिक पहचान बनाने के उपाय। पितृभूमि और नागरिक ला पेत्रे और ला सीटोयन का विचार था। पुराना राजध्वज हटाकर नया तिरंगा चुना गया था। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेशनल असेंबली एस्टेट जनरल चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा करवाए गए। समान कानून सभी नागरिकों के लिए हुए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया और भाषाती क्षेत्रीय बोलियों को दरकिनार कर फ्रेंच को साझा भाषा बना दिया गया था। यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई घटनाएं थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नेपोलियन संहिता 1804 में सुधार बनाम तानाशाही। जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे आपको चीजें पढ़नी है, ऐसे आपको चीजें समझनी है। अब ऐसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। पॉजिटिव क्या था कि नेपोलियन कोड का जो 1804 में आया था, पॉजिटिव होता है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष बराबरी की गई, संपत्ति का अधिकार दिया गया, सामंती व्यवस्था और भूदास्तों से मुक्ति दी गई, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए, एक समान मानक नापतोल बनाए गए। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, जो राजनीतिक प्रतिबंध थे। टैक्सों को इन्होंने बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का तात्पर्य क्या है कि जो भी सोशल मीडिया है, जो भी समाचार पत्र हैं, उस पे सरकार का पूरा कंट्रोल लागू कर दिया जाए कि सरकार उसको नियंत्रण करने लग जाए। तो सेंसरशिप से ये तात्पर्य है। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती करवाई जाने लगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रांसीसी सेनाएं मुक्तिदाता या तानाशाह थी। हमारे क्वेश्चन ये आते हैं कि फ्रांसीसी सेनाएं कैसी थी, मुक्तिदाता थी या तानाशाही थी। तो इसको हम देखते हैं। ये जो चित्र आपको देखे गए, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग में लाने हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये चित्र आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। ये कौन था बच्चों, ये था नेपोलियन। अब इसके बारे में आपको पता लगेगा कि ये क्या था, ये चित्र ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया है। इस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर में क्या बताया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि बुर्कन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कर रहा है। और विश्लेषण यह है कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स और मिलान जैसे स्थानों में फ्रांसीसी सेनाओं का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत हुआ है। जो भी फ्रांसीसी सेना थी उनका मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया जा रहा है। व्यंग्य, किसी चित्रकार ने इस पे व्यंग्य किया है कि फ्रांसीसी सैनिकों को किसानों को परेशान करते हुए दिखाया गया है, जो मुक्तिदाता के दावे पर एक व्यंग्य है, एक कटाक्ष किया गया है। क्योंकि फ्रांसीसी सेना द्वारा जो भी वहाँ के जो लोकल किसान थे उनको परेशान किया जा रहा था, तो वो खुद को मुक्तिदाता नहीं बता सकते, ऐसे कटाक्ष किया गया है। सेकंड हम देखते हैं कि ये जो नेपोलियन है इसका चित्र हमारे को क्या बता रहा है। आपने जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपकी बुक में चित्र होते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या है, ये क्यों है। अब इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ। लिपजिंग की लड़ाई 1813 हारने के बाद लौटता हुआ नेपोलियन। लिपजिंग की लड़ाई कब हुई थी? 1813 में। अभी जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं ना बच्चों, वो यहीं से बनते हैं कि ऐसे पूछ ले कि लिपजिंग की लड़ाई कब हुई थी, तो आपको बताना होना चाहिए कि 1813 के अंतर्गत हुई थी। इसका विश्लेषण हम देखते हैं कि 1813 तक फ्रांसीसी सेनाएं जिन इलाकों पर कब्जा करती थी वहां के लोग उनके दमनकारी रवैये, जबरन भर्ती, भारी कर से नफरत करने लगे। गिरती हुई चिट्ठियां वे भूभाग है जिन्हें वे हार चुका था। जिसको नेपोलियन हार चुका था, ये गिरती हुई चिट्ठियां वह भूभाग के बारे में बता रही है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र क्यों देते हैं, ये चित्र देने का उद्देश्य क्या है, इनसे हमारे को कैसे समझना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे कि 19वीं सदी का यूरोप समाज की संरचना कैसी थी, उसके बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। यह आज हमारा इंट्रोडक्शन है पढ़ाई का, कि चीज़ें कैसे हम लेके चलेंगे, चीज़ें कैसे हम समझेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप इसको अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए। जब आप गहराई में जाके समझोगे तभी चीज़ें आपको याद होगी, वरना चीज़ें आपको लंबे समय तक याद नहीं होगी। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो।